गुड इवनिंग बच्चा लोगों, क्या हाल चाल। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप सब लोगों को? गुड इवनिंग, सुप्रभात के बजाय सुसंध्या। आवाज आ रही बच्चों? एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए तो शुरू किया जाए आज की अपनी चर्चा। और क्या क्या टॉपिक है, सबसे पहले डायरेक्ट उस पर आते हैं, फिर चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो आज जिस विषय पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वह विषय आपके सामने मैं रखूं, और फिर यानी ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। जरा ध्यान से देखिएगा इस शब्द को, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। यानी आप जीडीपी तो पढ़ते आए हैं, आज आपको सिखाने जा रहे हैं सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। तो सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद क्या है, और 2021 का कौन सा विचार, यानी 2021 में ही यह विचार आया था जिसे सरकार अब पुनर्जीवित कर रही। यानी 21 में आया था कि हम जीडीपी के अलावा आपकी इकोनॉमी में, नेशनल इनकम में एक सेक्शन और डालेंगे जिसका नाम है जीडीकेपी। आज हम सबसे पहले इस जीडीकेपी पर बातचीत करेंगे, और जैसे ही जीडीकेपी पर बातचीत होगी वैसे ही इनोवेशन यानी नवाचार की एक नई चर्चा आपके समक्ष आएगी, और जो नवाचार मैं आपके सामने हमेशा करता रहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपने घर में खाना खाया होगा, मां की रसोई किसको प्रिय नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी रसोई देखी होगी तो आटा, दाल, चावल, तेल, ये जो इस्तेमाल होता है इसकी तो हम गणना कर सकते हैं जीडीपी से। लेकिन मां ने जिस तरीके से उस आटा, चावल, तेल, दाल, कुछ भी है, जिस तरीके से उसको अच्छे स्वाद के रूप में थाली में हमारे सामने परोसा है, क्या उसकी गणना की जाती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यानी मां ने रसोई में कौन से ज्ञान का इस्तेमाल किया, कौन से नवाचार का इस्तेमाल किया? नहीं ना। तो बस आप यही पढ़ने जा रहे हैं, अब ये भी शामिल होगा। सामान्य ढंग से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद तो मापा जाता है वस्तुओं एवं सेवाओं का एक फाइनेंशियल ईयर में जो उत्पादन है, यानी जो अंतिम वस्तुएं हैं। अब इन वस्तुओं को बनाने में जो नवाचार अपनाए जा रहे हैं उसकी भी गणना होगी। तो इसका मतलब है कि सरकार का यह लक्ष्य नवाचारी नवाचारी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। और 2016 का प्रश्न आपके सामने आया था, नवाचार आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है। इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर का फंडामेंटल रूट है, आधारभूत मूल्य है, आधारभूत जड़ है। स्वाभाविक रूप से इस पर हमें एक अच्छी चर्चा करनी चाहिए। नया विषय है, मजा आने वाला है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। और एक मां के नाम कविता भी सुनाएंगे, यानी मां के नाम कि यह जो ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट है, मां के लिहाज से, मां की रसोई के हिसाब से एक कविता। जीएस पेपर 2, स्वाभाविक सरकारी नीतियां वो अब हर जगह हम लोग लेके आएंगे, उसकी अभिकल्पना, उसके क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले विषय, ऑब्वियसली सरकार की नीति ही है ये। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स यूनिट 1 जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ अब हम इस जीडीपी को बनाने में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें इनोवेशन, उसमें नॉलेज किस तरीके से उपयोग हो रहा है उसको भी मापेंगे, जिससे हम एक नॉलेज इकोनॉमी, एक नॉलेज इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप कर पाए। इंडिया की इकोनॉमी नॉलेज इकोनॉमी के रूप में जानी जाए, यह विषय। और प्रीलिम्स के लिए ऑब्वियसली जीडीपी पर प्रश्न आपके सामने बना मिलेगा, और ऐसे की दृष्टि से यानी इनोवेशन पर कुछ भी हम लिखने जा रहे हैं, चाहे फिलोसॉफिकल विषय कोई आता है, जैसे मान लीजिए विजनरी डिसीजन ही आपसे पूछा जाता है 2023 वाला, तो कोई सा भी प्रश्न आता है जिसमें आप कुछ नई चीज लिखने की कोशिश कर रहे हैं, नवाचार लिखने की कोशिश कर रहे हैं, नई चीज इज इक्वल टू नवाचार, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो बहुत अच्छे से हम लोग बातचीत करेंगे आज।
फिर इंडियन एक्सप्रेस को ही लेंगे और इंडियन एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट जो फ्रांस में हो रही थी, उस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और यह चर्चा केवल एक जगह नहीं यानी वहां पर भी है। फिर इसके बाद आप द हिंदू में देखें, भारत समेत 57 कंट्रीज ने समावेशी और टिकाऊ एआई का आह्वान किया, आप देख सकते हैं। फिर इतिहास गवाह है, यानी मोदी जी का यह स्टेटमेंट है जिसकी ये पिकअप लाइन है, इतिहास गवाह है कि प्रौद्योगिकी से नौकरियां नहीं जाएंगी। एआई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। तीनों को मिला करके एक कंटेंट यानी एआई, वहां पर क्या क्या बातें कही गई हैं और किस प्रकार से एआई के साथ हम जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और इंक्लूसिविटी, ये चार पिलर लेकर के आगे बढ़ पाएंगे, इस विषय पर चर्चा है। क्योंकि अगर एआई केवल तकनीक है तो स्वाभाविक रूप से समस्या है, लेकिन उस तकनीक के साथ अगर रोजगार है, डेवलपमेंट है और इंक्लूसिविटी यानी समावेशी विकास है, फिर वह तकनीक स्वागत योग्य है। और ऐसा ही लक्ष्य इस समिट में रखा गया है कि एआई जो एक ऐसी तकनीक है जो इस पूरे व्यवस्था में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता रखती है, ला रही है, उसका कैसे उपयोग करें कि देश की जीडीपी तो बढ़े, बट उसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिले, रोजगार का संकट ना हो और डेवलपमेंट हो, यानी केवल लीनियर ग्रोथ ना हो, अंकों में हम समृद्धि को ना मापें। समय है कि हम आर्थिक विकास यानी जो मल्टी डायमेंशनल होता है, उस धारणा को इसके साथ जोड़ पाएं और समावेशी विकास यानी हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक एआई के उत्पादन और एआई की सुविधाओं का लाभ पहुंचे। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। जीएस पेपर 2 स्वाभाविक रूप से सरकारी नीतियां, इसके साथ साथ आईआर मेरे प्यारे बच्चों यानी इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी 2020 में 2020 में आपसे ए से पूछा गया है, ठीक है। साइलेंट फैक्टर, तो टेक्नोलॉजी कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में एक साइलेंट फैक्टर है, वह विषय आपको सिखाऊंगा इसी एआई समिट को लेकर के। फिर जीएस पेपर 3 यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम जीडीपी बढ़ा कर सकते हैं, यह आपको पहले से पता है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये तभी बेहतर परफॉर्म करते हैं जब इसमें तकनीक का संयोजन होता है। आप अगर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, अगर आप इन चारों को देखेंगे तो तकनीक ने ही अर्थव्यवस्था में, उत्पादन की प्रणाली में, उत्पादन के साधनों को बेहतर आउटकम के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह विषय हम लोग सीखेंगे बहुत बेहतर ढंग से। फिर इसके बाद अगला टॉपिक हम लेंगे प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद के लिए प्रयास यानी बिजनेस लाइन में। तो स्वाभाविक रूप से जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी में दूसरी यूनिट है संघीय व्यवस्था और उससे उत्पन्न होने वाले विषय, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें हम 3 यूनिट में, हालात जब संविधान बना था हम 2 यूनिट में थे, 2 यूनिट यानी सेंटर और स्टेट, लेकिन हमने 73rd और 4th अमेंडमेंट से एक 3rd यूनिट भी अपनाई जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं। तो यह जो केंद्र एवं राज्य हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ मिल करके और भारत के विकास की गाथा को आगे बढ़ाए, उसके लिए एक शब्द सबसे महत्वपूर्ण होता है, मिल के चलना, सहकार के साथ चलना, जिसे हम सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। इस विषय पर एक चर्चा 2015 में आपसे इसी विषय पर निबंध पूछा गया था। निबंध की विषय वस्तु थी सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये रियलिटी है या मिथ है, यथार्थ है या यह आदर्श है, यानी केवल ये किताबी बातें हैं या इसका प्रैक्टिकल रूप भी हम आजादी के बाद से हिंदुस्तान में देख पा रहे हैं। बहुत से एग्जांपल से आपको और हमको अपनी यह बात जस्टिफाई करनी है, इस प्रकार की चीजें। और आपने देखा होगा 2014 और 15 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप एक बार चेक करेंगे जीएस पेपर 2 में, तो उसमें भी पूछा गया और कई बार आया है। मैं एक का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि सहकारी संघवाद वहां एकदम से लिखा हुआ है कि जो प्रेजेंट हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी उसमें लिखा होता विद्यमान संरचना में असुविधा है फेडरल स्ट्रक्चर के, लेकिन सहकारी संघवाद की भावना उस असुविधा का हल निकाल लेगी। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच में तनाव रहते हैं, उस प्रश्न में यही कहा गया, जिसके कारण से फेडरल स्ट्रक्चर पर एक प्रश्न उठता है।
अब उसका सलूशन सहकारी संघवाद, यानी जब केंद्र एवं राज्य मिल करके काम करेंगे तो उस समस्या का समाधान हम निकाल लेंगे, और ये सही भी है। तो असुविधा क्या होती है सेंटर और स्टेट में? स्वाभाविक रूप से हमारा संविधान संघीय व्यवस्था की बात करता है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है आदर्श रूप में, लेकिन हमारे संविधान में जो झुकाव है वो केंद्र की तरफ ज्यादा है। वो आप शक्तियों के रूप में ही देख सकते हैं, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आप, और रेजिडुअल पावर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर लेकर के कोई कानून बनाना है तो केंद्र ही बनाएगी। ये सब रेजिडुअल पावर है, अवशिष्ट शक्तियां जो समय के साथ विकसित होंगी। तो यानी संघीय सूची पर केंद्र के पास पावर आ गई। राज्य सूची में भी आधे से अधिक राज्य अगर कह देंगे तो उस पर भी कानून बनाएगी, जैसे जीएसटी। ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट में, यानी समवर्ती सूची में, अगर केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं तो केंद्र वाला राज्य के ऊपर प्रभावी हो जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। और फिर रेजिडुअल पावर, यानी अपशिष्ट शक्तियां। तो स्वाभाविक रूप से संविधान और भी कई व्यवस्थाएं हैं, मैंने केवल मूल बात आपकी की कि हां भाई झुकाव है, बट ये तो संवैधानिक कारक है। बहुत से गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स भी हैं जो, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा केंद्र एवं राज्य के संबंध खराब होते हैं, जैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर क्या, जैसे सेस और सरचार्ज का मुद्दा है कि नहीं? सेस और सरचार्ज अब केंद्र वसूल रहा है, बट अपने पास रख रहा है, राज्यों को नहीं दे रहा है। हाल के समय में सेस और सरचार्ज के द्वारा रेवेन्यू का कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर के सामने चैलेंज है, और इस चैलेंज को दूर करने के लिए केवल और केवल एक शब्द महत्वपूर्ण होगा। उस शब्द का नाम है, मेरे प्यारे बच्चों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो सिंपल सी बात, हम लोग इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर स्टार्टिंग में मैं, इस समय आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं कुछ विस्तार से चर्चा कर दे रहा हूं। आप सबने नोटिस किया है बच्चों कि पिछले, जब से मैंने सामी स्टार्ट किया, खासकर सामी, तो सामी स्टार्ट करने के बाद मैं स्टार्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं। थोड़ा क्या, ठीक ठीक टाइम ले रहा हूं, यानी लगभग 20-25 मिनट का टाइम ले रहा हूं। तो आपके दिमाग में ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ध्यान से समझिएगा। ये मुझे पहले बताना था, दिमाग में आया क्यों नहीं। अभी मैं आज क्लास लेने, मैंने कहा ये बच्चों से जिक्र कर दूं, क्योंकि मैं पता नहीं कैसे दिमाग भूल गया। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं आदित्य सर, हमने कहा यार ये तो मैंने बताया नहीं बच्चों। ये इसलिए कर दे रहा हूं चूंकि जैसे 25 मई को जिन बच्चों का प्रीलिम्स होगा, ये 26 वालों के लिए नहीं है, 26 वाला या जो 2026-27 वाले हैं सबके लिए है, लेकिन 25 वालों के लिए, जैसे ये जब आप रिवीजन करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यानी अब एग्जाम आपका आ गया है, मेंस एक हफ्ते पहले, करंट आपको रिवाइज करना है कि नहीं करना है? तो करंट रिवाइज करना है तो आप स्टार्टिंग में आएंगे, आपको यही रिवाइज 15 से 20 मिनट में कर लेना, आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना। समझे कि नहीं समझे? तो 2025 के जो बच्चे मेंस लिखेंगे, ये उनके लिए मैं ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा हूं, एक। और दूसरा, 2025 वालों के लिए ब्रह्मास्त्र मैंने सामी के नाम से तैयार कर दिया। 3 महीने में सारे टॉपिक रिपीट हो जाते हैं। अब मैंने इनको रोक रखा है कि 2025 वाले अब नहीं देखेंगे, स्वाभाविक रूप से। और देखिए उसका इंपैक्ट क्या होता है, मेरे व्यूज वगैरह पर, हर चीज पर इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन आपको पता है मैंने खुल के रोका हुआ। 1 मार्च से जो भी बच्चे हैं उनको एकदम से मना कर दूंगा कि नहीं देखना, वो फिर मैं हैंडल करूंगा। लेकिन सामी के द्वारा मैं कंटेंट इकट्ठा कर दे रहा हूं, और वो पैटर्न 1 नंबर का है, आप सबको पता है। तो फिर सामी सामी है, उमरे सामी, ये बचा ले जाएंगे आपको। चलिए, तो ये हो गया, आप देख सकते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हिस्ट्री दिखाती है, तो एक निबंध आया था ना, अतीत मानवीय चेतना एवं मूल्यों का अस्थाई आयाम होता है। यानी जो पास्ट होता है, वो पास्ट हमारे कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट करता है, और हम उसी इतिहास से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसा निबंध पूछा गया। तो अगर मोदी जी ये कह रहे हैं हिस्ट्री शोस दैट टेक्नोलॉजी वॉन्ट कॉज जॉब लॉस, तो स्वाभाविक रूप से हमें यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री के मन में वह बात है कि इतिहास मानवीय चेतना और उसके मूल्यों का अस्थाई आयाम भी होता है। आप ऐसा विचार यहां पर कर सकते हैं।
फिर इसके बाद हम आते हैं, यानी ये हो ही गया एफडीआई और निर्यात को नीतिगत बढ़ावा की जरूरत, यानी ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों का जिक्र है। आपने ध्यान से पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने क्या पढ़ा है? अच्छा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, जीएस पेपर 3 भी लिखा हुआ है फेडरलिज्म में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इकोनॉमी में जैसे होता है ना पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमी अपने आप में आइसोलेशन में नहीं है। इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज नहीं। इकोनॉमी के साथ साइंस भी है, इकोनॉमी के साथ एनवायरमेंट भी है, इकोनॉमी के साथ सब कुछ है। वैसे ही पॉलिटिकल इकोनॉमी भी होती है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी में जो डिसीजन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के द्वारा लिए जाते हैं, यानी राजनेता जो डिसीजन ले रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स जो जो डिसीजन ले रहे हैं, उससे हमारी इकोनॉमी बन रही। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि इंडियन पॉलिटी की कुछ चीजें जो इकोनॉमी के साथ कनेक्ट होंगी, वो भी हमें जोड़ के चलना है। फिर इसके बाद एफडीआई और निर्यात, तो हमने पढ़ा है कि भाई इस बार के बजट में इंडिया की ग्रोथ के 4 पिलर माने गए हैं। तो उन्हीं में से 2 पिलर, यानी 2 पिलर तो कौन कौन हो गए? एग्रीकल्चर हो गया और एमएसएमई हो गया। अभी हमने इस पर काफी कुछ चर्चा कर ली। अब आज हम 2 पिलर पर बातचीत करने जा रहे हैं। पहला हो गया तीसरा हो गया एफडीआई और चौथा हो गया निर्यात। तो कह रहे हैं कि ये हमारे बजट में इन सब पर फोकस तो है कि ये जीडीपी के इंजन है, लेकिन हमें थोड़ा पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। अभी वर्तमान पॉलिसी में हम इसको ग्रोथ के ड्राइवर के रूप में बहुत बेहतर ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, स्वाभाविक है। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, जीएस पेपर 2 सरकारी नीति और प्रीलिम्स, इन तीनों के लिए हम इस टॉपिक को देखेंगे। फिर इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में मेरे प्यारे बच्चों प्रीलिम्स के लिए देखेंगे पनामा। आप सबको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हाथ पीछे खींचा, चाइना ने कहा यह अमेरिका के दबाव में हुआ, और यह सत्य भी है। तो हम पनामा के बारे में चूंकि विस्तार से पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि जो चीजें चर्चा में होती हैं, छोटा सा देश पनामा, ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक आपके सामने आता, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद, ये क्या है? आइए जरा सबसे पहले मैं स्क्रीन से हटता हूं, आप एक बार इस न्यूज को खुद पढ़िए और फिर मुझे बताइए। सभी बच्चे देखें। अब बताना समझ में आया? ठीक है। अब अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो एक बार मैं आपके सामने बात रखूं, फिर एक कविता। मैंने इसीलिए आपसे पढ़ने का, क्योंकि मैं कविता करने जा रहा हूं, जिससे यह विषय आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सरकार भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्ञान, नॉलेज, नवाचार और बौद्धिक पूंजी के प्रभाव को मापने के लिए जीडीकेपी के विचार को पुनर्जीवित कर रही। पुनर्जीवित का मतलब क्या है कि 2021 में नीति आयोग ने इसको व्यवहारिक रूप में लाने की एडवोकेसी या वकालत कर दी थी, इसीलिए उसको पुनर्जीवित करने की बात हो रही। यह विचार सबसे पहले 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रपोज किया गया था, लेकिन स्पष्ट कार्यप्रणाली यानी कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे उसमें कमी थी। उसके कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जीडीपी के पूरक के लिए, यानी जीडीपी के पूरक के लिए ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मापने के लिए पुनः जीडीकेपी को शुरू करने जा रहा है। तो मुद्दा आप समझ गए। अब मैं आपके सामने एक कविता रखता हूं, जिससे आप इस विषय को और गहरे ढंग से समझ पाएंगे।
क्योंकि छोटी छोटी बातें कविताओं के माध्यम से अगर हम सीखते हैं तो आपके अंदर एक क्रिएटिव इंसान जगेगा। अभी मैं सच बताऊं, बिहार पीसीएस के भी बच्चे इस क्लास में हैं जो 17वीं मेंस दे रहे हैं। मैंने सबको हिंदू का लेक्चर अलाउ किया हुआ है और निबंध की कॉपियां मैं देख पा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको जो 71 बीपीएससी देंगे या आप सब लिख नहीं पा रहे हैं बच्चे, केवल ये नहीं, मतलब लिखिन शब्दों का उनके पास संग्रह ही नहीं है। प्रश्न की डिमांड को सब समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि बच्चों की ताकत क्या है, वो प्रश्न की। अभी मेरे एसे का, जब मैं सब बच्चों को, बिहार का अभी मैं क्योंकि फोकस हूं ज्यादा, तो उनकी ताकत क्या, उनको कंटेंट सब आ रहा है। और कोई बिहार का हो बच्चा तो यहां प्लीज कमेंट करो, क्योंकि मैंने सबको परमिशन दे रखी, मेंस जो बच्चे दे रहे हैं केवल, यानी उनको पता है इस प्रश्न की डिमांड, यानी कंटेंट पता, कंटेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिमांड पता है। कोई बच्चे का नोट्स मैं देख रहा हूं तो उसमें डिमांड एकदम वो समझ पा रहे हैं कि लिखना क्या है, लेकिन इनकी वीकनेस, इनकी कमजोरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इनके पास शब्दकोश नहीं है। वोकैब जिसे आप कहते हैं, शब्दकोश नहीं है। अब अगर शब्दकोश नहीं है तो ये अच्छे अच्छी लाइनें, पंक्तियां जिसे आप कहते हैं, अच्छी अच्छी पंक्तियां या लाइंस ये बना ही नहीं पा रहे। और पंक्तियों में क्या मिस्टेक हो रही है, एक में नहीं सब में है। ये लिख रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं, वहीं अपनी कॉपी में ही कट्टम कुट्टम कर रहे हैं और वो मुझे चेक करने के लिए भेज दे रहे हैं। तो यही गलतियां ये वहां भी करेंगे, फिक्स है। प्लस इसके साथ ये कर्ता होता है ना, जो परसर्ग होते हैं, परसर्ग, व्याकरण आपने पढ़ा हो, कर्ता ने, कर्म को, करण, ये भाई साहब ने, में, को, का कहां इस्तेमाल किया जाए कुछ आइडिया नहीं। और असली समस्या आ रही मात्रा की, यानी छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, भाई साहब इतना मिस्टेक्स हैं, मैं क्या बताऊं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि केवल पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को क्रिएटिव बनाइए। और बिना किसी बात के सुबह सुबह उठे, एकाएक आपके मन में, आप यंग हैं, प्रेम नामक शब्द अंकुरित हुआ, प्रेम के बारे में आप सोचने लगे। हर व्यक्ति आपकी उम्र में सोचता है, तो तुरंत प्रेम पर कोई कविता लिखने की कोशिश कीजिए, प्रेम पर कोई छोटी सी कहानी लिखने की कोशिश कीजिए। सुबह सुबह आप उठे, कोई रिश्तेदार, नातेदार, मामा, मां, कोई भी आपके दिमाग में आ गया, पिता, थोड़ा सा आपने पूरा अपना एक्सपीरियंस 18-20 साल का जो आपके परिवार, फैमिली के साथ अच्छा बुरा वो आपने लिखा, तो धीरे धीरे आपकी लिखने की आदत हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधा लिखेंगे आंसर, वो भी आंसर ऐसा लिखेंगे फिर हमसे अच्छा कोई नहीं लिखेगा, इसीलिए आप कभी लिखना शुरू ही नहीं करते हैं। कि जब लिखेंगे ना तो सुनील सर से आंसर राइटिंग सीख के बवाले लिखेंगे, नहीं भैया, कभी बवाल नहीं होगा। आप लिखना तो शुरू कीजिए, नहीं तो जो हमारे पुरुष लोग कह देते हैं डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करना चाहिए, कुछ बच्चे जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो भी उनका सपोर्ट कर देते हैं। भाई ये आपकी स्ट्रेटजी है कि आपने डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं किया, लेकिन आप कौन हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, कहां से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्किल कितनी अच्छी है। स्टार्टिंग से ही आपकी स्किल स्टार्टिंग से बहुत अच्छी है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, बचपन से ही, कुछ बच्चे बोलने में बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे लिखने में बहुत तेज होते हैं। आपने अपनी क्लास में देखा होगा, कुछ बच्चे पेंटिंग में बहुत तेज होते हैं, आप पेंटिंग में उतने अच्छे नहीं, लेकिन वही होता है कि अब वो चूंकि टॉपर है, अब उसने ये लाइन बोल दिया, सिलेक्ट हो चुका, अब सब बच्चों ने उसको अपना लिया। आपने सोचा नहीं कि हमारा बैकग्राउंड क्या रहा, हम किस स्कूल से निकले, क्या कभी हमारी कॉपी किसी ने चेक की है, क्या कभी किसी ने हमारी कमियां बताई हैं। उस बच्चे का जो कह रहा है उसका बैकग्राउंड, आपके बैकग्राउंड में कोई समता है, समानता है नहीं, और फिर भी आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं डे 1 से लिखना चाहिए। 1750 नंबर अगर आप डे 1 से लिखना नहीं शुरू करेंगे, जो नए बच्चे होंगे, 1750 नंबर है गुरुजी पूरा मेंस, आप क्या लिखेंगे। यही मैं बीपीएससी का अब सोचिए 1 महीने बाद मेंस है, और ये हालात है कि अभी ऐसे में, और वो भी मेरे साथ की जो व्यक्ति, मतलब समझिए कि पूरा कंटेंट एकदम हाथ में रखता है, और सबसे बड़ी बात है फार्मूला, कि आपको यही लिखना है। फार्मूला होने के बाद भी नहीं लिख पा रहे, गलतियां हो रही। कंटेंट है, डिमांड पता है, लेकिन लेखनी में नहीं आ रहा, बिकॉज आपकी किसी ने कभी चेक नहीं किया, कभी किसी ने समझाया नहीं। बच्चों ठीक है,
छवि कह रही है कि मोदी जी ने भी परीक्षा पर चर्चा में लिखने पर फोकस किया। बिल्कुल। अब उनको कोई कह देगा कि मोदी जी क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े हैं, बड़ा हमारे देश में ज्ञानियों की एक फौज है, कम से कम किसी के बारे में बोलते समय ये भी नहीं सोचते हैं कि यार वो कितना ज्ञानी। मतलब मोदी जी, देखिए आपकी पसंद नापसंद, कल भी मैंने ये बात कही, छवि की बात मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं। अभी आप जाएं, अब मैं तो जियो सिनेमा पे उनकी परीक्षा पे चर्चा है, वो मैंने भी देखी, मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि बच्चे इसको फिर अन्यथा ले लेते हैं, चूंकि एक स्टूडेंट भी आजकल किसी न किसी पार्टी किसी न किसी सिस्टम में बधा हुआ, अल्लाह हमारे बच्चे उसमें क्या है नहीं, लेकिन फिर भी अब इसने जिक्र किया आप सबके सामने तो मैंने भी देखा। यानी परसों रात को मैं और मेरी बेटी मेरी वाइफ हमने पूरा परीक्षा पे चर्चा देखा और स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये बात उसमें कही है। ठीक है, जियो सिनेमा पे वो पूरा एपिसोड अभी 1 आया है। ठीक है, एक ही एपिसोड आया है। तो कहने का मतलब कि लिखना क्यों महत्वपूर्ण होता है, आप कम्युनिकेट करना सीख लेते हैं लिखते लिखते। तो इसलिए डे 1 से जो नए बच्चे मुझे फॉलो करें, बेटे किसी की बात सुनना नहीं है, मेरी भी नहीं सुनना, बस अपने अंतरात्मा से। यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था, आईएएस की तैयारी अगर आप करने जा रहे हैं नए बच्चे, तो विजनरी डिसीजन तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का मेल होता है। तो आप बैठ जाइए और अपने अंतर्ज्ञान और तर्क, इंट्यूशन एंड लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए कि अगर हम डे 1 से नहीं लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आज सुनील अभिव्यक्ति ने आपको जीडीपी और जीके डीपी दोनों पढ़ा दिया और आपने इसको पढ़ के कल फिर कुछ और पढ़ा, परसों कुछ और पढ़ा। अब क्यों? क्योंकि किसी ने कह दिया डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करना, उन्होंने कभी मेंस लिखा है नहीं लिखा, मेंस पास किए हैं नहीं पास किए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप क्या करेंगे? 3 दिन के बाद आपके ऊपर कंटेंट का बोझ लद गया कि नहीं लद गया, अब आप क्या करेंगे? पहला टॉपिक भूलने लगेंगे और चौथे रोज का लेक्चर आपके दिमाग में आने लगा कि चौथे रोज भी, तो 3 4 5 दिनों में ही इतना कंटेंट हो जाएगा। तो सोचिए अगर आप 1 महीने में नहीं लिखेंगे, 2 महीने में, तो कितना कंटेंट हो जाएगा। फिर आप लिखना ही छोड़ देंगे, भय हो जाएगा, छोड़ो यार अब किसी की हम आंसर राइटिंग की क्लास ज्वाइन करेंगे। सोल्यूशन वहां भी नहीं, सोल्यूशन एक ही है और वो है कि जैसे आज मैंने जीडीपी जीडीकेपी पढ़ाया, अब आपकी जिम्मेदारी है, मैंने एक मॉडल क्वेश्चन दिया, हर दिन मैं हर एक टॉपिक में मॉडल आंसर देता हूं, आपको उसी क्वेश्चन को देख करके लिखने की प्रैक्टिस करनी। कौन कह रहा है देख के कैसे लिखते हैं? 3 पंक्तियां ऊपर की अपनी स्मरण शक्ति का परीक्षण कीजिए, 3 पंक्तियां ऊपर की पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर उन्हीं तीनों को बिना देखे हुए लिखिए, फिर आगे की 2 पंक्तियां पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बिना देखे हुए लिखिए। इसी बहाने कंटेंट भी तैयार हो जाएगा, आंसर राइटिंग भी हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा। ये मैं, क्योंकि देखो मैं बेटे, मैं शून्य हूं, लेकिन मैं गारंटी कर सकता हूं साल भर में जितनी कॉपियां मैं चेक करता हूं उतना मेन स्ट्रीम का कोई टीचर नहीं करता। मेन स्ट्रीम मतलब जो थोड़े बहुत क्वालिटी वाले टीचर हैं, कॉपी चेक करने के बाद जितना मैं, और मैं ये सब प्रूफ के रूप में दिखा सकता हूं क्योंकि मेरे पास ऑब्वियस है मेंस में बच्चे भी खूब होते हैं। कई संस्थाओं से बच्चे इसलिए आते हैं कि चलो सुनील सर कम से कम एक कॉपी चेक कर देंगे। आज मैं बिहार पीसीएस की 2 कॉपियां सुबह से चेक कर चुका हूं। ठीक है, एक कॉपी का एग्जांपल मैं बताता हूं और शायद वो उस बच्चे की कॉपी के आंसर से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। वो बिहार की एक कहावत है, ठीक है, मैं उसका, आप लोग सुनना चाहते हैं इस बात को कि एक बच्चे की कॉपी से सुनील अभिव्यक्ति की कमी कैसे पता चल रही? सुनना चाह रहे हैं? अगर सुनना चाह रहे हो, नहीं तो हम लोग टॉपिक पे आगे आ जाते हैं। सुनना चाह रहे हैं? 1 मिनट, मैं उसकी कॉपी आपके सामने रखता हूं। बच्चे का नाम है प्रीतम और ये मेंस लिख रहा है, और इसीलिए मैंने उसको डांटा नहीं, कुछ भी नहीं, तो मेरी आदत है मैं थोड़ा सा, जैसे जो दूसरी कॉपी है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा और इन सब की गलती है, उनको मैंने थोड़ा सा, आपको पता मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूं, तो थोड़ा मैंने सख्ती से बात कही है। इस बच्चे ने देखो फिर से इसने लिख के मुझे भेज भी दिया, ठीक है, तो मैंने इसमें क्या माना, बिना गलती के भी मैंने अपनी गलती माना। कैसे? हाँ, ये निबंध है, केहू के ऊंचा लिलार देख के आपन, अब आगे क्या है भाई, थोड़ा सा वो कटा हुआ है,
मतलब इसका मतलब है कि दूसरों से तुलना नहीं, खुद पर गर्व करना सीखें, ऐसा निबंध इन्होंने लिखा है। दूसरे में मैं पूरा पढ़ के आपको, हाँ इसमें इसमें पूरा है, एक सेकंड का टाइम लीजिए। अब आप सोच लो कि ये सब मेरे फोन में सब बच्चों के आंसर है। एक भी ऐसा बंदा ढूंढिएगा जिसमें जो इतनी कॉपी चेक करता हो। ठीक है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को जब मैंने सुबह सुबह चेक किया, बच्चे भी अधीर हो जाते हैं, थोड़ा सा विलंब हो, चूंकि मैं व्यस्त रहता हूं, थोड़ा बहुत विलंब होता ही है कॉपी चेक करने में। तो उस बच्चे ने कहा कि सर, इस निबंध में आपने जो मुझे कहा, तो सर मैंने तो व्यवस्था पर लिखा है, आपने सिखाया है कि कोई भी निबंध आता है व्यवस्था को ही झोंक देना होता है। व्यवस्था मतलब व्यक्ति, समाज, राजनीति, अर्थ, धर्म, प्रशासन, यही सिखाया ना फिलोसॉफिकल एसे वगैरह में, यही सिखाया ना भाई। यानी इस प्रश्न की थीम यही थी कि हमें दूसरों की तुलना करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपना काम करें, बेहतर ढंग से करें, सिंपल सी बात। तो मुझे एकदम से क्लिक, हमने कहा यार ये बात तो ये लड़का ठीक कह रहा है। मुझसे क्या मिस्टेक हुई कि मैंने दो तीन चीजें और क्लियर करनी थी। वो व्यक्ति बिल्कुल सही है, यानी व्यक्ति, समाज, राजनीति और धर्म, वो आपको लिखना है उस निबंध के अंदर ही। जैसे एक बार मैं फिर से आपके सामने रखूं इसको, जिससे आप इसको सीखें, और आप लोग प्लीज कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, अच्छा हुआ। यही सब बेटा जो कॉपी, केहू के ऊंचा लिलार देख के आपन लिलार, कहां गया यार, थोड़ा सा ये छुप जा रहा है। आपन लिलार थोड़ी नाही लेहल बाला, यानी दूसरों से तुलना नहीं, खुद पर गर्व करना सीखें, या उस बच्चे ने लिखा है। तो मैं इसका, क्योंकि भाई बिहार की कहावत उतना ज्यादा घुसा नहीं हूं मैं, तो मैंने इसको दूसरों से तुलना नहीं, खुद पर गर्व करना सीखें, यह थीम है। तो दूसरों से तुलना नहीं, खुद पर गर्व करना सीखें, उस बच्चे ने पूरी व्यवस्था, राजनीति, प्रशासन सब लिख डाला। तो लिखा उसने ठीक, लेकिन यहां पर उससे गलती क्या हो गई कि जैसे आप सब भी, जब मैं कहता हूं व्यवस्था पे लिखना है, तो मैं व्यक्ति, समाज, राजनीति, अर्थ, धर्म, प्रशासन, ये सारे मुद्दे डालता हूं। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, व्यक्ति यानी हर एक फिलोसफिकल एसे, हर एक कहावत में हम डायरेक्ट व्यवस्था पे नहीं लिखते। अब जब इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो इसमें इसका मूल भाव आ रहा है व्यक्तियों के ऊपर। यानी पहले हम दिखाएंगे कि व्यक्तियों ने कैसे इस कहावत से सीखा और फिर उसे इंप्लीमेंट किया। पॉइंट को पकड़ेगा, व्यक्तियों ने कैसे इसे सीखा और फिर उसे इंप्लीमेंट किया। और इंप्लीमेंट कहां करेगा, फिर व्यवस्था आ गई कि नहीं आ गई, नहीं समझे। यानी निबंध को पढ़ते समय दो बातें हमेशा याद रखनी होती है कि ये डायरेक्ट व्यवस्था पे आना है, जैसे वे सपने जो हमें सोने ना दें, यहां पर डायरेक्ट व्यवस्था पे आना है कि सामाजिक रूप से वो कौन सी चुनौतियां हैं जो हमें सोने नहीं दे रही, राजनीतिक रूप से वो कौन से हमारे लक्ष्य हैं और चुनौतियां हैं जो हमें सोने नहीं दे रही, आर्थिक रूप से हमारे क्या लक्ष्य हैं, क्या चुनौतियां हैं जो हमें सोने नहीं दे रही। यानी यहां पर डायरेक्ट व्यवस्था आएगी। लेकिन जो फिलोसफिकल ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण का तर्क दिया गया है, जैसे कि इस बिहार की कहावत में दिया गया है, तो सबसे पहले यहां व्यक्तियों पर फोकस होगा और ढेर सारे व्यक्तियों के एग्जाम्पल से आप बताएंगे कि किस प्रकार से इन व्यक्तियों ने इन भावों से सबक लेते हुए, इस कहावत से लर्निंग लेते हुए, उन्होंने राजनीति, प्रशासन, व्यवस्था को बदला, व्यवस्था के विभिन्न सोपानों को, और फिर व्यवस्था अपने आप आएगी उसमें, क्योंकि किसी का योगदान राजनीति में, किसी का योगदान समाज में, किसी का योगदान पर्यावरण संरक्षण में, किसी का योगदान आर्थिक समृद्धि में, किसी का योगदान वाटेवर वाटेवर वाटेवर। पॉइंट इज क्लियर। एक बार बताएं, यह चर्चा आपके काम की रही, खुश करने के लिए, यानी सीखे कि व्यक्ति और व्यवस्था दोनों हमें दिमाग में रखना है, नॉट ओनली व्यवस्था। और मैंने कभी केवल व्यवस्था बताया नहीं, लेकिन मैंने बाइफरगेट भी नहीं किया, ये मेरी मिस्टेक रह गई। अभी जो मैंने बिहार का ऐसे का लेक्चर लिया, तो बाइफरगेट नहीं किया, बेटे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा।
तो फिर मैंने उसको समझाया बहुत अच्छे से कि बच्चे इसमें ऐसा ऐसा करना, फिर उसने कहा कि हाँ सर मैं फिर से लिखता हूं। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू डिमांड, सिंपल सी बात है, लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू डिमांड आएगा व्यक्ति और व्यवस्था दोनों फिलोसफिकल एसे में, चाहे कहावत में बिहार की, चाहे यूपीएससी का फिलोसफिकल आएगा दोनों, लेकिन सिस्टम के हिसाब से कहीं कहीं डायरेक्ट पूरी व्यवस्था से ही शुरू कर देना, कहीं कहीं व्यक्ति, और व्यक्तियों ने व्यवस्था में चेंज लाया उन गुणों उन मूल्यों को अपना करके। ठीक है, तो इस प्रकार, तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी बातचीत हो रही थी, मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा, आप लोग भी देखिएगा, देखना चाहिए वो बच्चों के लिए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मोदी जी की जो परीक्षा पे चर्चा है वो उसको देखना चाहिए आपको। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि हम ही पढ़ते हैं, हैंड्स दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, शिशु को खिलाने वाले हाथ हैं। 2004 में भी ऐसे आया, 2021 में भी आया, पालना झुलाने वाले हाथों में संसार की बागडोर होती है। तो मोदी जी पालना ही तो झुला रहे परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से। इस निबंध की शुरुआत आप परीक्षा पर चर्चा और उसमें आए हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से करेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया को, हमें अपने नेताओं के बारे में बातचीत करते समय सोशल मीडिया के ओपिनियन से दूर रहना होगा। लोग क्या कहते हैं उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक देश, लेकिन हमें अपने नेताओं के बारे में, महापुरुषों के बारे में बात करते समय बेहतर ढंग से अपनी दृष्टि ओपन करके रखनी चाहिए। वो कितने ज्ञानी हैं ये हम और आप समझ पाएंगे क्या? आपको बुरा लग सकता है दोस्त, अगर आपको वो पसंद नहीं है। मैं भी कई नीतियों से, यानी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको लेकर के मेरे अपने खुद इतने तर्क हैं कि अगर मैं कभी कभी मुझे कहीं मौका मिला तो नीतियों को मैं बिल्कुल खोल सकता हूं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को कैसे समस्या हो रही है आज की आर्थिक नीतियों से। फॉर्मल इकोनॉमी के लिए मोदी जी द बेस्ट, ऐसा नहीं कि उन्होंने इनफॉर्मल के लिए भी नहीं किया, काफी कुछ कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी वगैरह वो, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के ज्ञान, आप सोचिए ना यार, आप कितना पढ़ लेते हैं, कितनी पीएचडी कर लेते हैं, आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति ने पिछले कितने दशक से पहले गुजरात में, फिर पूरे देश में और संपूर्ण विश्व में अपना गहरा इंपैक्ट डाला। गुरुजी, डीप इंपैक्ट आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ठीक है, आप उनको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अंततः आंख बंद करने के बाद आपको लगेगा कि यार एक्चुअल में वर्तमान में उनसे बेहतर राजनीतिक नेतृत्व करता नहीं है। कभी उनकी स्पीच सुनिए। एक समय में यूपीएससी की तैयारी, उनकी स्पीच को लगता था कि हर एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को देखनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है पढ़ा महत्वपूर्ण नहीं होता है, कढ़ा महत्वपूर्ण होता है। आप मेरे पास क्यों आते हैं IQIP पढ़ने? आप स्वयं विचार करें, हजारों की संख्या में। क्यों? वाई? बिकॉज आपकी पढ़ा इंपॉर्टेंट नहीं, कढ़ा। IQIP क्या? कढ़ा। तो पढ़ा इंपॉर्टेंट नहीं होता, कढ़ा इंपॉर्टेंट होता। उसी कढ़े के दम पे मैं इतना इनोवेशन कर पाता हूं। तो परीक्षा पे चर्चा आप लोग सुनिएगा, और आंसर राइटिंग बिल्कुल जिस दिन जो पढ़िए उसको लिखने की कोशिश कीजिए। नई चीज मत पढ़िए जब तक आप थोड़ा बहुत लिखने की कला ना सीख लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम वापस आते। तो यह जो हमारी चर्चा रही, फ्रूटफुल रही कि नहीं रही? यह हमारी चर्चा फ्रूटफुल रही कि नहीं रही? एक बार आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो अभी हम लोगों ने की, और जैसे ही की तब वापस आते हैं। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद क्या है? 2021 का कौन सा विचार सरकार पुनर्जीवित कर रही है? आइए जरा एक कविता के द्वारा इसको आपको समझाता हूं। इसी कविता से आप इसे बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। चलिए, ज्ञान का मूल्य आइए समझते हैं। जीडीपी कहे, यानी अभी तक तो जीडीपी की ही गणना हो रही थी, तो अब जीडीपी और जीडीकेपी में मैं एक कंपेयर करते हुए दोनों को एस्टेब्लिश कर रहा हूं, क्योंकि यही अब भारत सरकार भी करने जा रही है। जीडीपी कहे, सबसे पहले मैं जीडीपी पे बात करूंगा, फिर जीडीकेपी पर बात करूंगा, और फिर उसके बाद दोनों को एक साथ दिखाऊंगा इस कविता में। जीडीपी कहे मैं राजा हूं, अर्थतंत्र का मैं ताज हूं,
बजाता अर्थव्यवस्था का बाजा हूं, यानी कि अर्थव्यवस्था किसकी किससे चल रही है वही बताता है। जीडीपी कहे मैं राजा हूं, अर्थतंत्र का मैं ताज हूं, बजाता अर्थव्यवस्था का बाजा हूं, सड़कें मकान गाड़ियां गिनता, मैं हर चीज का हिसाब रखता। जीडीकेपी यानी अब आ गया सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। जीडीकेपी मुस्कुरा कर बोला, बिना ज्ञान कैसे कैसा ये 16, यानी आप जो कर रहे हो क्या ये सही है, यानी जो गणना कर रहे हो क्या ये परफेक्ट है। जीडीकेपी मुस्कुरा कर बोला, बिना ज्ञान कैसा ये 16, नवाचार खोज और बुद्धि की रोशनी देश की असली है संपत्ति, अनमोल जरासी। मां की रेसिपी जो स्वाद बढ़ाए, गुरु का ज्ञान जो राह दिखाए, बेटी की मेहनत बेटा की सीख, ये सब मेरे खजाने के दीख। दीख यानी यहां दीपक से लिया गया, यानी जीडीकेपी कह रहा है कि मैं क्या हूं। मां की रेसिपी जो स्वाद बढ़ाए, गुरु का ज्ञान जो राह दिखाए, बेटी की मेहनत बेटा की सीख, ये सब मेरे खजाने के दीख। अब जीडीपी से भी रहा नहीं गया, जीडीपी बोला मैं चमकता सोना, बिना पैसे दुनिया बिराना, बिना पैसे दुनिया बिराना। जीडीकेपी ने फिर समझाया, बिना ज्ञान धन भी मिट्टी सम आया, कि ज्ञान नहीं है तो धन मिट्टी है। नवाचार से बनते इंजन, नवाचार से बनते इंजन हवाई जहाज, ज्ञान से ही आते रोबोट और नव अंदाज। शिक्षा शोध और डिजिटल क्रांति, जीडीपी के संग जीडीकेपी की शांति, जीडीपी के संग जीडीकेपी की शांति। चलो ज्ञान, चलो बढ़ाएं ज्ञान की माटी, जीडीपी संग जीडीकेपी की थाती, जब दोनों मिल बढ़ेंगे आगे, भारत बनेगा विश्व का भाग्य विधाता आगे। आई होप आप समझ गए हैं जीडीपी और जीडीकेपी। इनफैक्ट अगर कुछ ना पढ़ाऊं तो भी आप इसको बेहतर ढंग से यहां से टेकल कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि जो भी हम उत्पादित कर रहे हैं उसमें हम किस प्रकार से नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी भी एक गणना होनी चाहिए, जिससे उस नॉलेज का पूरा जो रेसिपी है, नॉलेज की रेसिपी लोगों तक पहुंचे, एक दूसरे से सीखे और फिर भारत एक नवाचारी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़े। तो यह इनोवेशन है जो जीडीपी को बड़ा करेगा, यह फिक्स है, क्योंकि किसकी मां की रेसिपी कैसी है, घरेलू उदाहरण से स्वाभाविक रूप से हम इसी से सीखेंगे। एक मां की कमजोर हुई तो दूसरे की मां से वो रेसिपी सीख लेगी, तो उसका भी उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये नॉलेज इकोनॉमी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके सामने, यानी पीडीएफ दे लेते हैं, जिससे चीजों को और अच्छे ढंग से हम लोग सीख पाए। ये सब हो ही गया है। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यह क्या है, 2021 को कौन सा विचार सरकार यानी पुनर्जीवित करने जा रही है, आपने पढ़ ही लिया है। आईक्यूआईपी में आप देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, यानी यह सभी में जाएगा। जीडीपी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो जीडीपी में ये जा ही रहा है, और उसके साथ साथ यानी किस प्रकार से यह नॉलेज इकोनॉमी के द्वारा डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगा, तो यह विषय यहां पर कनेक्ट ही है, ठीक है। क्लियर बेटा। फिर जीएस पेपर 2 यानी सरकारी नीतियां, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, तो ये गवर्नेंस से भी जुड़ा हुआ विषय। ए से मैंने कई आपके सामने डिस्कस कर दिया, प्रीलिम्स का आगे हम देखेंगे। फिर स्टेट पीसीएस, यानी अगर हम यूपी पीसीएस के हिसाब से देखें तो दोनों का सिलेबस यानी यूपीएससी यूपी पीसीएस बराबर है। बिहार पीसीएस में भी इंडियन इकोनॉमी, अब मैं कहता हूं कि बिहार पीसीएस का मेंस होने जा रहा है, यूपी पीसीएस का भी मेंस होने जा रहा है। अगर आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, अगर आप सभी लोग जीडीपी तो आपको इकोनॉमिक्स में यूज करना ही पड़ेगा, तो उसके साथ साथ अगर इस प्रपोजल को भी लिख देंगे, जो लोग बिहार पीसीएस का मेंस लिखने जा रहे हैं यूपी पीसीएस का,
तो क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। फटाफट बताओ भाई। ठीक है, समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा? बस, तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दूसरे से एक नंबर हमें अधिक पाना है। ठीक है, अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है? 2021 में जरा देखिए प्रश्न क्या आया। 2015 से पहले हम जीडीपी को कैसे कंप्यूट करते थे, कैसे मापते थे, और जो 2015 के बाद हम जीडीपी को कैसे कंप्यूट करते हैं या मापते हैं, आप देख सकते हैं। तो आपसे यह प्रश्न पूछ लिया गया कि नहीं पूछ लिया गया? तो ऑब्वियस है, इसका मतलब है कि यह जो पहल है, ठीक है, यह जो पहल है यानी जीडीकेपी 2025 में मेंस में आ सकती है कि नहीं? चलो भाई बोलो। मैं 26 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो क्या इसको आउट किया जाए? आउट किया जाए इसको, और अगर बच गया तो 26 में तो आप मानिए आएगा ही आएगा। तो ये यानी मैं कोई भी टॉपिक देता हूं उसके पीछे मेरा बेस होता है बेटा। मैं चूज करते समय ये पूरा आईक्यूआईपी के थ्रू ही टॉपिक चूज करता हुआ आते, तो बहुत से आर्टिकल्स हैं। फिर इसके बाद 2018 में नीति आयोग को लेकर के पूछा गया, यानी नीति आयोग और योजना आयोग के प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसको लेकर के, यानी वो कैसे थिंकिंग करते हैं, कैसे सिद्धांत, उनके जो प्रिंसिपल हैं वो कैसे अलग हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो नीति आयोग और इस जीडीकेपी को जोड़ करके भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है, चूंकि नीति आयोग पूछ रहा है। ये प्रपोजल 2021 में नीति आयोग का, ये आप कहेंगे यस सर बिल्कुल। 2020 पोटेंशियल जीडीपी के डिटरमिनेंट्स, तो उसमें स्वाभाविक है इनोवेशन आप डालते ही डालते हैं। इनोवेशन पोटेंशियल जीडीपी का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार जीडीकेपी की गणना करने जा रही है। अब आज से पोटेंशियल जीडीपी के डिटरमिनेंट में एक पार्ट ये भी आ गया। एक पार्ट मैंने सुबह इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में आप लोगों को दिखाया था, डीरेगुलेशन ए से 2013, यानी देखिए अब जीडीपी के साथ साथ जीडीएच किसी देश की खुशहाली का आकलन करने के लिए सही सूचकांक होंगे। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट along with gross domestic happiness would be the right indices for judging the well-being of a country। मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या अब 2025 में यह नहीं आ सकता कि जीडीपी के साथ साथ जीडीकेपी किसी देश की आर्थिक समृद्धि का आकलन करने के सही सूचकांक होंगे? मैंने खुशहाली की जगह केवल एक शब्द चेंज कर दिया, आर्थिक समृद्धि, बस, बाकी सब सेम है। मजा आया? ये आप सबको भी सिखा रहा हूं कैसे इनोवेटिव बनना है, कैसे सुनील अभिव्यक्ति को हरा देना है। जिस दिन हराओगे उसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन है। ठीक है, तो ये विषय आपके सामने आता है। ठीक है, अब इसमें ऐसे का क्या डिस्कशन होगा मैंने कर ही दिया। इसमें एथिकल एस्पेक्ट्स अभी कुछ नहीं खोजेंगे, ठीक है ना? ठीक है, या खोजूं? चलिए आगे बढ़ता हूं, लास्ट में खोज दूंगा अगर आप कहेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसका आईक्यूआईपी ना हो सकता। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मापना। इस आर्टिकल में क्या क्या बातचीत की गई है वही यहां पर बताया गया है। जीडीकेपी क्या है, भारत इस अवधारणा को पुनर्जीवित क्यों कर रहा है, और इसको ऑब्वियस है अवधारणा को हम आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन चुनौतियां क्या है, बट अगर इन चुनौतियों को हम पार कर पाए तो लाभ क्या होंगे। आई थिंक यह पूरा मुद्दा है, एक बार आप स्वयं पढ़ लीजिए, ठीक है ना?
मेरे प्यारे बच्चों, हमने कविता सुन ली, लेकिन मैं इस पूरे विषय को यहीं पर एक घरेलू उदाहरण से, क्योंकि यह नया विषय है तो इस पर थोड़ा मैं समय लूंगा जिससे आप तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाए। इसको थोड़ा घरेलू उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? क्लियर है? बस आपको केवल एक कल्पना करनी है, इमेजिनेशन करनी है। कल्पना कीजिए कि आपका घर एक देश है, यानी आपका जो घर है ये यह एक देश है। बस ऐसी एक कल्पना कर लीजिए। और आपके परिवार के लोग इस देश की अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र हैं, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। बस तीन चीज आप इमेजिन कर लीजिए। अब इस घर के जीडीपी, यानी आपके घर का जीडीपी और जीडीकेपी को हम समझने की कोशिश करते हैं। बस इतना चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा। एक बार फिर से क्या यह समझा दूं। कल्पना कीजिए कि आपका घर, यानी जिस घर में आप बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हैं, वो एक देश है और आपके परिवार के लोग इस देश के, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी चाचा, ताऊ, मां, पिता, इनको इकोनॉमी का एक एक क्षेत्र इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, आइए अब समझते हैं जीडीपी का घरेलू उदाहरण। यानी जीडीपी को जरा अब हम घरेलू उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कविता में मैंने बताया कि जीडीपी वैसा ही है जैसे घर में पकाया जाने वाला भोजन। यदि आपके घर में सब्जी, दाल, चावल, रोटी बनती है तो ये भौतिक वस्तुएं, फिजिकल गुड्स हैं जिनका एक निश्चित मूल्य होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अरे भाई, तो घर में बनाई गई चीजें जीडीपी का हिस्सा बनती है। क्यों? क्योंकि इन्हें मापा जा सकता है। जिसका कोई मूल्य है उसे हम अवश्य माप सकते हैं। टाटा का नमक कितने का, जैसे कितने किलो चावल पकाया गया, कितनी सब्जी खरीदी गई, ये सब मेजर करने योग्य है। इसलिए इसको हम जीडीपी के अंतर्गत शामिल करते हैं। बच्चों, समझ में आ रहा? ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। और अपने घर छोटे भाई बहनों को आप लोग कहते हैं ना, सर इंटरव्यू की तैयारी करनी। अरे इंटरव्यू की तैयारी यही जीडीपी, जीडीकेपी नई चीज है। अपने घर किसी बच्चे को पकड़ो, सुनाने लग जाओ उसको। अपने पिता को पकड़ लो, माता को पकड़ लो, अरे ऐसा ऐसा आ रहा है, सर ने ऐसे सुनाया है, जरा मैं आपको सुनाता हूं। इंटरव्यू की तैयारी अभी से हो रही, बाद में घबराने की जरूरत ही नहीं। तो घर में बनाई गई चीजें जीडीपी का हिस्सा बनती है। क्यों? क्योंकि इन्हें मापा जा सकता है। जो भी मापा जाएगा वो सब जीडीपी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब प्रश्न उठता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने लगा दिया। एक प्रश्न उठता है कि भोजन के अलावा घर में और क्या महत्वपूर्ण है? क्या केवल, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या केवल भोजन से घर चलता है? आप कहेंगे नहीं सर। अरे भाई, सबको खाना खिला दोगे तो क्या घर अच्छे से चलेगा? अरे पापा डांटेंगे, समझाएंगे, मम्मी प्यार करेगी, पुचकाएगी, डांटेगी, कुछ ऐसा होगा, भाई भी कुछ समझाएगा, बहन भी कुछ सिखाएगी। तो क्या केवल भोजन से घर चलता है? नहीं। घर को चलाने के लिए ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? अनुभव चाहिए, समझदारी चाहिए और इनोवेशन भी चाहिए। इनोवेशन कैसे? अरे भाई, आपके घर परिवार में कभी न कभी किसी ने आपको कुछ ऐसा दिया होगा कि आप, अरे यार मजा आ गया। इनोवेशन भी चाहिए। आई होप आप समझ गए। वही इनोवेशन है जीडीकेपी। कैसे, जरा समझिएगा इस अब जीडीकेपी को। अब चूंकि मां स्वाभाविक है, हर घर में खाना जैसा भी वो बनाती है, कम से कम उपलब्ध विकल्पों में सबसे बेहतर वही बनाती है। जैसे मैं अपनी मां, मतलब मैं, ट्रस्ट करो बच्चों, मैं चाय अपनी मां के अलावा किसी के हाथ की पीना पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं चाय पीता नहीं। मां मेरे पास रहती हैं, उनके हाथ की चाय, बाकी और कहीं पीता नहीं हूं। मजबूरी आ जाए तो भाई क्या ही कर सकता हूं, कहीं ट्रेन में बैठा हूं, फंसा हूं तो पी लूंगा। ठीक है, चाय मैं अपनी मां के हाथ, गजब कप बनाती है, मतलब एक कप पी लो तो ऐसा लगता है क्या ही मिल गया। तो जैसे ही मैं कहता हूं चाय, मेरी पत्नी कहती है मैं तो जा रही हूं, बाय बाय। मतलब उसका नियम, अगर उसको लग गया कि तब मम्मी मम्मी चाय मांग रहे हैं ये, तब फिर वो बात उठती है, चाय बना करके देती। तो चलिए, ये तो हो गया एक छोटा सा मेरा घरेलू उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, जीडीकेपी का घरेलू उदाहरण जरा समझिएगा।
आपकी मां की एक खास रेसिपी है जो दाल को स्वादिष्ट बना देती है, तड़का वड़का लगाना। लेकिन इस रेसिपी को आप जीडीपी में नहीं गिन सकते हैं, कि गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, क्योंकि यह नॉलेज है, ना कि फिजिकल एसेट है या फिजिकल वस्तु है। क्या है? यह नॉलेज है, मां की रेसिपी, ना कि भौतिक वस्तु। आपके दादी दादा की जो कहानियां और अनुभव हैं, जो आपको जीवन जीने के तरीके सिखाते हैं, क्या वो जीडीपी में गिन सकते? नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल नहीं है, वो नॉलेज है, पढ़ाई और स्किल। यानी यदि आपकी बहन ऑनलाइन कोडिंग सीख रही है, ऐसे एक एग्जाम्पल रखिए, और अपने घर से, अपने ज्ञान से घर में एक स्मार्ट होम सिस्टम बना देती है, तो यह जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। तो क्या यह सही होगा? आप कहेंगे नहीं। तो अब आपके बहन और भाई की जो मेहनत है ऑनलाइन कोडिंग को सीख करके, उसने अपने घर में एक स्मार्ट होम सिस्टम जो बना दिया, अब उसकी गणना होगी और उसी गणना को जीडीकेपी के तहत रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जीडीपी वह है जिसे आप आंखों से देख और माप सकते हैं, जबकि जीडीकेपी वह ज्ञान और इनोवेशन है जो आपके घर या देश को और अधिक उन्नत बनाता है, जिसे आप देख या माप नहीं सकते। ठीक है? पॉइंट इज क्लियर बेटा? अब आते हैं, आप कहेंगे सर समझ तो आ गया, बस ये बता दीजिए ये क्यों जरूरी, आखिर इतनी बड़ी चुनौतियां देश में मौजूद हैं, एकाएक इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? नीति आयोग ने 2023 में इसे प्रपोज किया था, लेकिन ये ठंडे बस्ते में चला गया। सर फिर उस ठंडे बस्ते से इसे गर्म बस्ते में क्यों लाया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जरूरत को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा इस जीडीपी की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं। अगर कोई कहे कि आपके घर की आर्थिक स्थिति सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है, आपकी माने आपकी मैं बात कर रहा हूं, कि आपने कितनी सब्जी दाल और कपड़े खरीदे, तो क्या यह जानकारी पूरी जानकारी है आपके घर की आर्थिक स्थिति को बताने में, या यह अधूरी जानकारी है? तो आप कहेंगे सर स्वाभाविक रूप से यह अधूरी जानकारी। ऐसे में ही जीडीकेपी का महत्व हमें समझ में आता है। कैसे? अगर आपकी मां की रेसिपी, बहन और भाई के स्किल्स और दादाजी के अनुभव को ध्यान में रखा जाए, तो आपका घर और भी सक्षम और आत्मनिर्भर बनेगा। आई होप आप समझ गए। अब इसी को हम देश के स्तर पर, यानी इस पूरे प्रोसेस को, यानी जो आपका घर था, अब हम उसे देश के स्तर पर शिफ्ट कर देते हैं। यानी जब कोई देश शिक्षा, एजुकेशन, आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी को महत्व देता है, तो वह नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बन जाता है। तो इसका मतलब है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्या है? अगर यह प्रश्न आए तो आप जो मैंने अभी समझाया उसी के द्वारा आप लिख सकते हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। चूंकि ये जो जीडीकेपी है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ भारत का बढ़ता हुआ कदम है, तो अगर आपसे पूछ ले नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्या है, ये जीडीपी को कैसे बढ़ाएगा, तो आप लिख लेंगे। लेकिन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, मैंने आपको परिभाषा भी बता दी कि जब कोई देश शिक्षा, अनुसंधान, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी को महत्व देता है, तो वह ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बन जाता है। ठीक है? आप कहेंगे सर कुछ उदाहरण? भाई अमेरिका, भाई जापान, भाई जर्मनी जैसे देश इसी वजह से आगे हैं, क्योंकि वह सिर्फ सामान यानी जीडीपी नहीं बनाते, बल्कि नवाचार और ज्ञान यानी जीडीकेपी भी विकसित करते हैं, यानी बनाते हैं। तो इन द एंड यानी कंक्लूजन, अब हम लोग क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष मेरे प्यारे बच्चों, जीडीपी आपको दिखाता है कि आपको कितना उत्पादन, आपने कितना उत्पादन किया और उपभोग किया। जीडीकेपी यह दिखाता है कि आपने कितनी बुद्धिमानी से इन संसाधनों का उपयोग किया और भविष्य के लिए क्या नया सीखा। अगर भारत को वैश्विक शक्ति बनना है, तो जीडीपी के साथ साथ जीडीकेपी को भी अपनाना होगा। आई थिंक कि अब आप बहुत अच्छे से इस विषय को समझ गए। एक बार बताएं बच्चों, मजा आ गया? आनंद से सरोबार हो गए कि नहीं? तो जीडीकेपी क्या है आपको देख सकते हैं, विस्तार से यहां बता दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। परिभाषा आप एक बार स्वयं पढ़ें, जो मैंने आपको सरल ढंग से समझाया, क्या आप समझ गए कि नहीं?
खुशबू राठौर कह रही सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। तो अब आपको और मजा आना चाहिए। और जो मेरे 26 वाले बच्चे हैं, इसमें कितने बच्चे 26 वाले हैं? जो 26 वाले हैं कितने हैं इसमें, और 27 वाले जो भी हैं, 26 और 27 वाले कमर कस लो। अगर 25 वालों की रैंक पहली दूसरी बचती है तो ये आपको अभी से मेहनत करके उस रैंक को पकड़ना है, आईएएस और पीसीएस दोनों। ठीक है, ठीक है। बाप रे, छवि का 2028 में यार, अब ये अभी से पढ़ रही, इसकी उम्र कितनी होगी अभी? अभी 3 साल या 17-18 साल की लड़की। बहुत अच्छा किया बेटे तुमने, क्योंकि तुम्हारी समझ भी अच्छी है और इस उम्र में सीखना, धीरे धीरे तुम्हारी हर चीज मजबूत होती जाएगी। ऑब्वियस है, फर्स्ट अटेम्प्ट इसको बोलते हैं पछला अगला खेती, आगे आगे पछला खेती, भागे जागे। तो प्रोएक्टिव होना बहुत बढ़िया। इसमें मेरे बच्चे 28 वाले, बाप रे, 26, 27 के भी ठीक बच्चे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो जीडीकेपी क्या है, क्या परिभाषा बताने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे नहीं बताने की जरूरत है गुरुजी। फिर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जीडीपी? आप कहेंगे सर इतना बढ़िया प्यारा प्यारा चार्ट आप बनाते हैं, और सर आपने अभी आगे सामी मोरे सामी भी तो बनाया होगा। सामी पुष्पा मूवी, क्या कभी अल्लू अर्जुन ने सोचा होगा, या उसके डायरेक्टर क्या नाम है उनका, कौन, मिस्टर क्या नाम है उनका, भूल गया नाम। तो क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि सामी मैं गाना बना रहा हूं, एक मास्टर है जो सामी गाने को ही इनोवेशन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और सच बता रहा हूं, ये जो पैदा हुआ ना ये सामी, ये मैं हंसी मजाक में ही बनाया। मैं ऐसे पिक्चर चल रही थी नेटफ्लिक्स पर, एकदम क्या यार क्या करूं इसमें, ऐसे ही फन, हमने कहा कि लाओ इसको यूज करते हैं, क्या सामी वर्ड से मैं कुछ बना सकता हूं। क्योंकि सैम मेरे दिमाग में था, सुनील अभिव्यक्ति मेंस मेंटोरशिप, वो तो अपना ही है ना, तो बस सैम से सामी निकल आया। ठीक है, तो अब आता है बेटा, यह जीडीपी से किस प्रकार भिन्न है भैया? तो विशेषता यानी केंद्र, प्रमुख क्षेत्र, माप और उद्देश्य। केंद्र यानी फोकस। तो जीडीपी का फोकस किस पर है, इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं, इसकी माप का आधार क्या है और उद्देश्य क्या है, और जीडीकेपी सेम उसी पैरामीटर पे मैंने सब पढ़ा दिया बेटे पीछे। भारत अब जीडीपी को पुनर्जीवित क्यों कर रहा है आपको पता ही लग गया है। ठीक है ना, नॉलेज इकोनॉमी बनने के लिए मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर हमारा बदलाव इसीलिए हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने अमेरिका, जापान, इन सबसे सबक लिया है कि हमारे यहां जो कुछ भी हम उत्पादन कर रहे हैं, अगर उसकी प्रक्रिया को हमारे लोग जानेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि ये छोटा सा गांव है, इस गांव में 50 घर है, इस 50 घर में एक घर में खूब इनोवेशन हुआ, और यह घर इन 50 घरों के मुकाबले ज्यादा समृद्ध हुआ, जबकि सबका परिवेश और स्थिति एक जैसी है, लेकिन इनकी स्थिति ज्यादा मजबूत हुई। लेकिन अब इनकी जो स्थिति मजबूत हुई, ध्यान से समझिएगा, इसका लाभ जो 49 अन्य गांव के घर हैं उनको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सबने कहा भैया उन तो मालिक बहुत अच्छा सोचते हैं। लेकिन मालिक बहुत अच्छा सोचते हैं और क्या सोचते हैं, दोनों में अंतर है। तो अब क्या होगा, मालिक ने क्या सोच करके अपनी फसल की पैदावार बढ़ाई, जब वो चीज अन्य लोगों को पता चलेगा तो आप समझ सकते हैं अन्य लोग भी उसका अनुकरण करेंगे और सबका उत्पादन बढ़ेगा और मालिक साहब का नाम होगा। उनके ज्ञान से अगर दूसरे सिंचित होंगे, शिक्षित होंगे, सिंचित भी मैंने बोला, तो स्वाभाविक उनके ज्ञान की भी अपनी एक कीमत हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो क्यों हम गए मैंने आपको बता ही दिया। हर चीज की प्रोसेस हमें पता लगेगी। ठीक है, तो आप यहां पर देख लीजिएगा। हां, चुनौतियां भी हैं स्वाभाविक रूप से, ये बड़ी चिंताजनक बात, क्योंकि डेटा का अभाव है, इस प्रकार के डेटा हमारे पास है नहीं। दूसरा कि हम किसको ज्ञान माने किसको ना माने, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। तीसरा, हम जीडीपी के साथ कैसे इसे मिलाएंगे, ये भी एक समस्या है। तो इस पर नीति आयोग काम कर ही रहा। ठीक है, आपको चैलेंज, फिर इसके लाभ क्या होंगे तो बताने की जरूरत नहीं है। बेहतर शिक्षा और कौशल नीतियां बनेंगी,
लक्षित आरएनडी एंड इन्वेस्टमेंट, यानी जो आरएनडी भी होना है वो टारगेटेड जोन पर होगा, यानी जहां से ज्यादा लाभ होगा फिर हम आरएनडी में उसको अधिक स्थान देंगे। सिंपल सी बात है। तो निष्कर्ष के रूप में एक नए आर्थिक प्रतिमान की ओर एक कदम। ठीक है ना, ये सारी बातें आपके सामने। नवाचार, यूपीएससी ने 2016 में पूछा ही है कि नवाचार आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है। नवाचार आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक। ठीक है। सैटेलाइट अकाउंट बेटा कोई भारी चीज नहीं है, सैटेलाइट खाते विकसित किए हैं। ठीक है ना, क्लियर है। पढ़ो इसको पहले। सैटेलाइट एक प्रकार का अकाउंट है बेटा। जरा आप देखिए, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है ना, वो है। एक बार इसको पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा, नहीं आएगा तो बता दूंगा। प्रियंका कुमारी ने बिल्कुल सही बोला, नॉलेज प्रोडक्शन का अकाउंट। लेकिन ये बच्चा छोटा है तो में भी इसके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। मेरे प्यारे बच्चों, सैटेलाइट अकाउंट एक विशेष इकोनॉमिक अकाउंटिंग सिस्टम है। सैटेलाइट अकाउंट क्या है? एक विशेष आर्थिक लेखांकन प्रणाली है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र जैसे पर्यटन, यहां लिखा हुआ शिक्षा, ज्ञान के आर्थिक प्रभाव को मापने के लिए तैयार की जाती है। यानी ये जो शिक्षा है, जो ज्ञान है मेरा और आपका, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होता है, यानी इस शिक्षा और ज्ञान से आपने कितना आउटकम दिया, कितना उत्पादन दिया, जो जीडीपी के रूप में मापा गया। ठीक है, क्लियर बेटा। अब आपके मन में आएगा सर इसे सैटेलाइट क्यों कहते हैं, यह भी आपके प्रश्न में आया, आपके मन में आएगा सैटेलाइट। इसे सैटेलाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जीडीपी के मुख्य आर्थिक ढांचे के चारों ओर घूमता है। जैसे सैटेलाइट घूमता है ना अपने ऑब्जेक्ट के, यानी ठीक वैसे ही जैसे कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यानी ये पृथ्वी होगी, सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर रन कर रहा है, तो इसीलिए इसे सैटेलाइट कहा जाता है क्योंकि यह जीडीपी के मुख्य आर्थिक ढांचे, यानी जो हमारा नेशनल अकाउंट्स है उसके चारों ओर घूमता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसको आप ऐसे समझिएगा। इसने अच्छा प्रश्न किया, पूछ लिया इसको। ठीक है, क्लियर बेटा, अब तो समझ में आ गया। अब पर्यटन, सैटेलाइट अकाउंट यानी पर्यटन उद्योग का क्या योगदान होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, और आपको टेंशन ना ही लेनी है, आगे अभी सामी आ रहा है ना, सामी और मोरे सामी। ठीक है, तो सामी आ रहे हैं अभी, और सामी एकदम से मस्त होकर के आए हैं। अब फिर इसको मैंने सामी फ्रेमवर्क पर पढ़ा दिया है। जीडीकेपी यानी 5W+1H, ये हो गया सामी का पहला SAME। जीडीकेपी क्या है? व्हाट, वाई, क्यों, व्हेन यानी टाइम, ठीक है, विच, हाउ, सब कुछ। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो सामी आप सबको तो एकदम आनंद दे रहे होंगे, मजा आ गया बेटा। सामी आप लोगों को किसी भी डाउट को होने नहीं दे रहे होंगे, क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? फिर आता है एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग यानी मैट्रिक्स अप्रोच। तो एस्पेक्ट्स जीडीपी और जीडीकेपी आपके सामने आ गया। पहलू ये अब पहलू हो गया क्षेत्र, केंद्र बिंदु, एकीकरण, डेटा उपलब्धता, नीतिगत उपयोग, उदाहरण, तो ये मैंने आपको, ठीक है। फिर आता है भाई स्मार्ट नेमोनिक्स, तीसरा सामी का तीसरा SAM। अब आ गया नेमोनिक्स। जीडीकेपी के प्रमुख घटकों को याद करने के लिए नोज का उपयोग करें। नोज,
के से, एन से, ओ से, डब्ल्यू से, एस से आप देख सकते हैं। मजा आ गया? यानी आपको फिर इसके बाद इसको आप आंसर में कैसे उपयोग करेंगे वो आपको बता दिया गया। और मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एक मॉडल क्वेश्चन भी तैयार कर दिया गया। भारत में सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद की अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण है, इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियां और संभावित समाधान सुझाइए। 250 शब्द। Why is the concept of gross domestic knowledge product important for India? Discuss the challenge in its implementation and suggest possible solutions। मेरे प्यारे बच्चों, अब कहिए कैसा रहा। आइए देखें कितना बढ़िया 250 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। नए बच्चे डे वन से आंसर राइटिंग कैसे करेंगे जब सुनील अभिव्यक्ति देने लगेंगे। भारत में पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक विकास को मापने का एक मुख्य पैमाना है, लेकिन ज्ञान, नवाचार और अनुसंधान जैसे अमूर्त कारकों को यह पूरी तरह से नहीं दर्शाता। जीडीकेपी एक नया उपाय है जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के योगदान को मापने के लिए प्रस्तावित किया गया है। जीडीकेपी की आवश्यकता क्या है, यानी मेरे प्यारे बच्चों, तो जीडीपी की जो सीमाएं हैं वही इसकी आवश्यकता को बताती हैं। इसको लेकर के चुनौतियां, डेटा संग्रह की चुनौतियां, कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं है कि हम इसको कैसे मापेंगे। संभावित समाधान क्या हो सकता है, सैटेलाइट अकाउंट फ्रेमवर्क विकसित किया जाए। सैटेलाइट अकाउंट क्या, मैंने आपको बता दिया। आ गया कंक्लूजन मेरे प्यारे बच्चों, आ गया इंग्लिश में भी, ठीक है। तो बस अब आता है प्रीलिम्स अथॉन। जीडीकेपी प्रश्न के लिए तैयार है, ठीक है, मजा आया। दूसरा, मैच द फॉलोइंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। जीडीकेपी, ठीक है, किससे मैच कर रहा है? जीएफसीएफ, जीडीपी, सैटेलाइट अकाउंट, क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। आर्थिक माप के उपग्रह खातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्सप्लेनेशन के साथ सबका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। और जिनको भी यह पीडीएफ चाहिए या इस लेक्चर का हिस्सा बनना, और बनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फाउंडेशन का हिस्सा है, यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का। इसमें और भी गहरी चीजें आएंगी, जैसे जब मेंस का एग्जाम होगा, ध्यान से समझिएगा। अब जो बच्चे फाउंडेशन के, उनको क्या मजा आने वाला है, जीएस फाउंडेशन। अब उनको, जैसे अब ये 26 को 28 में अटेम्प्ट करना, अंजनी है इसको 26 में करना, कई बच्चे इनको 27 में करना। अब ये 26 में करें, 28 में करें, 27 में करें, सबको, मेरे फाउंडेशन वाले बच्चों को मेंस जो 2025 का पूरा कराऊंगा इस बार, वो ये मेरे फाउंडेशन के बच्चों के लिए फ्री होता है एक्सेस। यानी हमारे यहां कोई भी कोर्स फाउंडेशन के बच्चों के लिए फ्री है, मतलब ऑब्वियस है, उनको सब मिलता है। अब आप सोचो कि 28 में, 26 में, 27 में देना है, और अभी वो 2025 के लिए पूरी मेंस की क्लास देखेंगे। भले इनको कोई चीज गवर्नेंस के अच्छे से नहीं पता होगी, लेकिन ये देखेंगे अप्रोच ऐसे होती, और फिर इनकी क्लासेस होंगी और अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसका मतलब मैंने एक साइकिल बांध दिया, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कि 25 वालों से, चूंकि मैंने ये चैनल 25 के लिए ही बनाया था, आप सबको पता है, अपना ऐप भी 25 के लिए, एडमिशन भी 25 बोल के लिया, कभी 24 बोल के एडमिशन इसमें नहीं लिया गया, आप सबको पता है। तो 25 में जो प्रोसेस में सिलेक्शन की अपनाऊंगा, ये 26 वालों को अभी से फायदा दे, 27 वालों को अभी से फायदा दे। तो ये प्रोसेस मैंने बना दिया, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, जैसे प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन मैंने बना दिया कि 25 वाले का फायदा 26 वालों को, 26 वालों का 27 वालों को, इस टाइप से ये चक्र चलता रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरी चीज है, और मुझे लगता है हर एक बच्चे को इसका हिस्सा बनना चाहिए। फिर भी ये सारी जानकारी, जो भी जुड़ना चाहते हैं, ये फोन नंबर है, आप इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं।